दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी सोन सुराही का अगला भाग। अब तक आपने सुना कौन चिटा के पिता व्यापारी थे। उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसे उसकी बुआ बहुत तंग करती थी। कौन चिटा को अपने पिता के एक मित्र के बेटे से प्रेम हो गया था और बुआ ने उसे पानी भरने के लिए झरने के पास भेजा था जहाँ से वो गायब हो गई थी। वहाँ पर उसे एक स्त्री मिली जो उसे अपने साथ ले गई थी। अब सुनते हैं आगे की कहानी। उस स्त्री का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। दोनों बहुत देर तक चलती रही। अंत में कॉन्चिटा को लगा कि वह पहाड़ के नीचे बिल्कुल पाताल में आ गई है। यहाँ आकर वह स्त्री रुक गई और बोली, अब तुम अपनी आंखें खोलो। कॉन्चिटा ने अपनी आंखें खोल ली। गुफा का दृश्य देखकर तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। ऐसा लगता था मानो गुफा में चारों ओर हीरे ही हीरे जड़े हुए हैं। हीरे मोतियों की चट्टानें उसके सामने पड़ी हुई थी और छत पर भी हीरे ही हीरे लगे हुए थे। चारों ओर जो कुछ भी था बहुत तेजी से चमक रहा था, लेकिन यह सब चीजें इससे ऐसी रोशनी में चमक रही थी जो ना तो सूर्य की हो सकती थी और ना ही चांद की। पता ही नहीं चल रहा था कि वह रोशनी कहाँ से आ रही है। वह स्त्री कॉन्चिटा से बोली, मेरे पास आकर बैठो, फिर मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी और बताऊंगी कि तुम किस तरीके से मेरी सहायता कर सकती हो। कॉन्चिटा उसके पास आकर बैठ गई। उस स्त्री ने अपनी कहानी शुरू करी। आज से सदियों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक सुंदर सी बच्ची थी। मेरा जन्म मूर परिवार में हुआ था। उन दिनों मूर और ईसाई लोगों में बहुत लड़ाई चला करती थी। एक बार उन लोगों ने हमारे शहर को घेर लिया और मैं उनके घेरे में आ गई। पहले तो मुझे अपने भाई बहन की चिंता होने लगी, किंतु आखिरी में मैं उस ईसाई अफसर पर मोहित हो गई जिसने मुझे पकड़ रखा था। वह मुझे अपने देश ले गया और उसने मुझे ईसाई बना लिया। फिर हम दोनों की शादी हो गई। जब मेरे पिताजी ने यह बात सुनी तो वह मृत्युशैया पर पड़े आखिरी सांस ले रहे थे। मरते मरते भी उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैंने जो अपने देश और धर्म को छोड़ा है उसकी सजा में मैं मरने के बाद तब तक भूत बनकर घूमती रहूंगी जब तक कोई सुंदर और बिल्कुल निर्दोष लड़की मेरे साथ इस गुफा में आकर मेरी सहायता नहीं करेगी। यह गुफा जादू की है। उस लड़की को मेरा हाथ कसकर पकड़े रखना होगा। इसी बीच जो भी जादू मुझ पर हुए हैं वो सब धीरे धीरे करके उतरेंगे। जब सब जादू उतर जाए तो वह लड़की मुझे चूम ले। बस इस तरह मेरी दुखी आत्मा को शांति मिल सकती है। लेकिन क्या तुम में इतना साहस है कि तुम मेरा हाथ पकड़े बैठी रहो? कॉन्चिटा ने उत्तर दिया, मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगी। उस स्त्री ने कहा, चाहे जो भी हो, लेकिन तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। अपनी प्रार्थनाएं भी कभी बंद मत करना। जब तक तुम प्रार्थना करती रहोगी तुम्हारा कोई बाल भी वाका नहीं कर सकेगा। तुम जरा भी ना चिल्लाना और किसी का नाम लेकर भी मत पुकारना। अगर तुम कहीं भी चूक गई तो मेरे ऊपर जो श्राप है उसका प्रभाव दुगना हो जाएगा, और अगर तुम सफल हो गई तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। और उसने कॉन्चिटा को कांसे का एक पुराना सा घड़ा दिया जो वहीं पड़ा हुआ था। कॉन्चिटा ने घड़ा हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ में उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद वह जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़ने लगी। उसने भय से देखा कि उसकी साथी औरत फौरन ही एक भयंकर काले रीछ में बदल गई। जो हाथ उसने पकड़ रखा था वह अब एक रीछ का घने बालों वाला पंजा बन गया था। डर के मारे वो उसे छोड़ने ही वाली थी कि उसे उस स्त्री की बात याद आई। उसने फौरन ही उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से प्रार्थना पढ़ने लगी। तुरंत ही सारी गुफा बड़े बड़े भयावने रीछों से भर गई और सब उसकी ओर देखकर दांत निकालने लगे। लेकिन उसने भी अपनी साथी का हाथ कसकर पकड़ रखा था और बराबर प्रार्थना पढ़ती रही। थोड़ी देर में ही गुफा में चारों ओर अंधेरा फैल गया और उसे समुद्र की लहरों जैसी आवाज़ सुनाई दी। इन लहरों की दहाड़ के साथ ही उसके कुछ घुड़सवारों की आवाज़ आई जो गुफा के ऊपर से गुजर रहे थे। उसके बाद सब शांत हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक उसके कानों में कार्लो की आवाज़ आई, कॉन्चिटा, कॉन्चिटा तुम कहाँ हो? प्यारी कॉन्चिटा तुम कहाँ हो? उसने रीछ का हाथ पकड़े पकड़े ही कार्लो की बात का जवाब देना चाहा,
लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि वो कहाँ है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कार्लो की आवाज़ अभी भी बराबर उसके कानों में आ रही थी। कौन छिटा? कौन छिटा? उसने उन आवाज़ों की परवाह न करके जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह आवाज़ भी आना बंद हो गई। आखिरी में गुफा में फिर रोशनी आना शुरू हो गई और उसी तरीके से हीरे चमकने लगे। उसके हाथ में जो पंजा था वह धीरे धीरे और भी ठंडा होने लगा और उसकी शक्ल भी बदलने लगी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी कि उसके हाथ में जो हाथ था उसका अब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसे फुफकारने की सी आवाज़ सुनाई दी और उसने डरते डरते आंखें खोलकर देखा कि उसकी साथिनी स्त्री अब एक बहुत लंबे और मोटे सांप में बदल गई। तुरंत ही उसके चारों ओर गुफा में सांप ही सांप दिखाई देने लगी जो उसको डसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कॉन्चिटा ने भी अपने हाथ वाले सांप को पकड़े ही रखा और जोर जोर से अपनी प्रार्थना करती रही। थोड़ी देर में सब सांप भी गायब हो गए। जहाँ वह खड़ी थी वहाँ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और उसने अपने आप को लाल लपटों के बीच में पाया। उसके हाथ का सांप अब एक जलती और देखती हुई लाल सलाख में बदल गया। वह डरकर उसे छोड़ने ही वाली थी कि उसे फिर से अपनी दुखिया साथिन का ध्यान आया और वह उसको पकड़े खड़ी रही और अपनी प्रार्थनाएं दोहराती रही। अब उसने देखा कि वह स्त्री फिर से प्रकट हो रही है। उसने जो जलती हुई सलाख पकड़ रखी थी वह फिर कोमल सफ़ेद हाथ में बदल गई और थोड़ी थोड़ी आग उसके चारों ओर जल रही है। अच्छा, अब तुम मुझे चूम लो, उस स्त्री ने धीरे से कहा। कॉन्चिटा ने डरते डरते आग की लपटों पर झुककर उसे चूम लिया। फौरन ही आग गायब हो गई और चारों ओर ठंडक फैल गई और सब शांत हो गया। कॉन्चिटा का जो हाथ उस स्त्री ने पकड़े रखा था वह अब खाली था, लेकिन अंधेरे में भी कॉन्चिटा को किसी की लंबी और संतोषपूर्ण सांस सुनाई दे रही थी और उसे बड़ी जोर की नींद आ गई। जब वह सोकर उठी तो उसने अपने आप को झरने के पास पाया। पास ही उसके घड़े भरे हुए रखे थे। पहले तो उसने सोचा कि यह सब सपना रहा होगा, लेकिन उसने देखा कि अब भी उसके हाथ में वह घड़ा है जो उस स्त्री ने उसे दिया था। उसे विश्वास हो गया कि रात वाली बात सपना नहीं थी बल्कि सच था। लेकिन वह घड़ा अब सोने का लग रहा था। सुबह होने लगी थी और चारों ओर चिड़िया चहचहाने लगी थी। कॉन्चिटा का मन बहुत खुश था। उसने घड़ा उठाया और घर की ओर चली गई। वह थोड़ी ही दूर गई होगी कि उसने कार्लो को अपनी ओर आते देखा। कार्लो के चेहरे पर चिंता छाई हुई थी। वो बड़ा उतावला सा हो रहा था। कार्लो उसे देखकर खुशी से पागल हो गया और उससे बार बार रात का हाल चाल पूछने लगा। कॉन्चिटा ने उसे रात वाली कहानी कह सुनाई और साथ में वह घड़ा भी उसे दिखा दिया जो उस स्त्री ने कॉन्चिटा को हाथ में दिया था। कार्लो ने उसे ले लिया और उसमें से हाथ डालकर कुछ निकालना चाहा, लेकिन जो भी उसके हाथ में आता वो कंकड़ पत्थर बन जाता। कॉन्चिटा ने घड़ा उसके हाथ से ले लिया और अपना हाथ डालकर उसमें से कुछ निकाला। जो भी उसके हाथ में आता वही सोने का बन जाता। अरे वाह, कार्लो बोला, मेरे हाथ इतने कम वक्त है। जब वे दोनों घर पहुंचे तो जुआना बैठी अपनी भतीजी के शोक में आंसू बहा रही थी। रात भर वह सोचती रही कि उसे कॉन्चिटा के साथ इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। वह निश्चय कर चुकी थी कि अब कभी भी उससे नाराज नहीं होगी, लेकिन आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती ना। थोड़े ही दिनों में जुआना फिर उससे नाराज रहने लगी और उस पर भारी भरकम काम डालने लगी। झरने पर तो उसे अगले दिन से ही भेजने लगी। कॉन्चिटा के पिता जब व्यापार से लौट आए तो उन्होंने कॉन्चिटा की सगाई कार्लो से कर दी। उस घड़े में जो रुपया था उन्होंने उससे अपने गांव के पास एक सुंदर सा खेत खरीदा और वहीं घर बनाकर रहने लगे। कॉन्चिटा के पिता जब भी घर रहा करते थे तो उनके खेतों पर जरूर जाते। कॉन्चिटा और कार्लो हर तरीके से सुखी रहने लगी। उनकी गायों के नीचे सबसे ज़्यादा दूध रहता था। उनकी मुर्गियाँ साल भर में 12 महीने अंडे देती थी और उनके खेत में पेड़ों पर खूब शहद उतरा करता था। इस तरीके दोनों सुख से अपना जीवन जीते रहे। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।